नर्स्ट इक्वेशंस को लाने का पर्पस क्या रहा, पहले उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, वाई नर्स्ट इक्वेशन को लाया क्यों गया, हमें पढ़ना क्यों है सर? कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तब ना पढ़ेंगे सर इसको हम, कि बस पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर फायदा हुआ, है। फ़ायदा ज़रूर हुआ है। देखिए फ़ायदा क्या हुआ, फायदा है सर। उसके नीचे आप पहले लिख दीजिए एक सेंटेंस, फिर मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। वी कैन राइट द सेल पोटेंशियल, we can write the cell potential at any concentration and pressure, at any concentration and pressure। नर्स्ट इक्वेशन का फ़ायदा क्या था कि हम किसी भी कंसंट्रेशन में, हम किसी भी प्रेशर में ई सेल को निकाल सकते हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास बीकर, 2 बीकर वैसे ही बना दीजिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, यस सर। यहाँ आपने वैसे ही लगा देना है जिंक रॉड ZnSO4, और यहाँ पर आपके पास है कॉपर का रॉड, और यहाँ CuSO4 CuSO, सॉल्ट यहाँ ब्रिज लगाने का। सॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो मान के चलो मैंने Yes, इसका sir. कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलैरिटी लिया, इसका भी कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलैरिटी लिया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन, ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इस Standard केस में जो condition. भी वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगा वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड कंडीशंस का रीडिंग मिलेगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो ये कंसंट्रेशन 1 m के कंसंट्रेशन में, मतलब 1 m के कंसंट्रेशन में, 1 m के कंसंट्रेशन में मैंने ई नॉट सेल निकाल लिया। वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आया उसको मैंने बोल दिया, जो इस केस में आता है 1.1 वोल्ट, डेनियल सेल है ना, तो 1.1 वोल्ट आता है। ओके, क्या स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि 1 m, समझिएगा अच्छी तरह से। अब मान के चलिए मेरे को 1 m कंसंट्रेशन में ना निकाल के मुझे 1 m कंसंट्रेशन में ई नॉट सेल नहीं निकालना है, मुझे ई नॉट सेल 1 m में नहीं निकालना है, मुझे 1.2 m में निकालना है, या 1.5 m कंसंट्रेशन में निकालना है कि उसकी ई नॉट सेल कितनी होगी। ठीक है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे निकालना है, मुझे कोई भी कंसंट्रेशन में निकालना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं बार बार 1 मोलैरिटी ही रखूँ, तो मुझे बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा सेटअप को चेंज करके जो बीकर में अमाउंट रखा हुआ है 1 मोलैरिटी का, उसको चेंज करना पड़ेगा, करना होगा। 1 Yes, sir. मोलैरिटी के जो कंसंट्रेशन है यदि उसको चेंज करके मेरे को 1.5 मोलैरिटी, मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है 1.5 मोलैरिटी में, 1.5 मोलैरिटी में ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, अब ये ई नॉट सेल तो नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा 1.5 मोलैरिटी में, अब ई सेल कहलाएगा ना, ये ई सेल कहलाएगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड तो रहा नहीं। तो मेरे को 1.5 मोलैरिटी में ई सेल पता करना है, मेरे को 1.2 मोलैरिटी कंडीशन में ई सेल को पता करना है, तो मेरे को बार बार एक्सपेरिमेंट करना होगा, मेरे को ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बार बार कैरी आउट करवाना होगा, जिसके लिए हमें बहुत परेशानी होगी कि नहीं होगी। जी सर। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, इस चीज़ को हमारे लिए इजी करने के लिए ये नर्स्ट बाबा है, ये जो नर्स्ट बाबा है ना, नर्स्ट इक्वेशन लेके आए और बोले कि लिए लो हमारा इक्वेशन और आप कोई भी कंसंट्रेशन का ई सेल निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सर। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, फिर भी हम सीख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप जैसे होते हैं, ठीक है, जो भूल चुके हैं। तो मैं लिखूँगा, मेरे पास मान के चलिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिव्स एक्स
सी प्लस डेल्टा डी। ये इक्वेशन मुझे दिया हुआ है जिसमें जो ए एंड बी है वो आपका क्या है, वो आपका रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और जो सी एंड डी है वो आपका प्रोडक्ट है, किसी भी रिएक्शंस का प्रोडक्ट है। और ये जो अल्फ़ा बीटा और जो भी एक्स मैंने माना है और जो डेल्टा मैंने माना है, ये क्या है? ये है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बैलेंस करने से आता है। 1 2 3 जो भी आएगा, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। क्लियर है? आपको एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिखा दी जिसमें अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी गामा सी और डेल्टा डी लिखवा दिया। ठीक है, आपने ये वर्ड पढ़ रखा हो। हाइपोथेटिकल मतलब एक जनरल इक्वेशन जो सब जगह काम करने वाला है। ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन वर्ड आपने सुन रखा है ना? रिएक्शन क्वेश्चन वर्ड सुना है क्या? कि पहली बार सुन रहे? रिएक्शन क्वेश्चन, यदि आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड सुन रखा है, क्यूसी जिसको बोलते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन ये होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब सी का कंसंट्रेशन टू द पावर उसका कोएफिशिएंट, डी का कंसंट्रेशन टू द पावर उसका कोएफिशिएंट, ए का कंसंट्रेशन टू द पावर उसका कोएफिशिएंट और बी का कंसंट्रेशन टू द पावर उसका कोएफिशिएंट। यही होता है। ये तो पढ़ा है सर बहुत अच्छे से। ये वाला पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। एक चीज़ और याद रखना है, ये कंसंट्रेशंस के टर्म में जब रहेगा, एक्वस के लिए हमेशा कंसंट्रेशन, गैस के लिए रहेगा तो प्रेशर आपको यूज़ करना है, यदि सॉलिड रहेगा तो उसको 1 लेना है आपको। मतलब मैं लिखवा देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं एक्वस लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक्वस लिखा हुआ है, तो एक्वस के लिए आपको क्या यूज़ करना है? कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है। उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और यदि गैस आपको दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको उसका प्रेशर पता होना चाहिए। क्यूसी में उसका प्रेशर आप यूज़ करोगे। और यदि सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, यदि आपको सॉलिड दिया हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन को आपको यूनिटी मानना है, 1 मानना है। कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू 1, उसको ले लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशंस की प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको आई थिंक उसके हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ रखा है? यस सर बहुत अच्छे से। वेरी गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। यस सर पढ़ा है ना? डेल्टा जी। डेल्टा जी, वेरी गुड। क्योंकि स्टैंडर्ड है तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, डेल्टा यस सर। जी नॉट हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट का आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा हो, जो कि आता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। पढ़ रखा है क्या ये वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपका अभी जो नर्स्ट इक्वेशन है ना, ये इसको हम बोलते हैं ना, ये मैजिकल इक्वेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये मैजिकल इक्वेशन जो काम आएगा हमें। ठीक है, और इसमें क्या क्या है ये तो पता होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट आपका है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। एन क्या है? एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे कि कॉपर और जिंक वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 2, क्योंकि 2 कट रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जा रहे हैं, तो 2 लिखना है। और F का मतलब है फैराडे कांस्टेंट। क्या मतलब है? फैराडे कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको मैंने बता रखा है 96,500 कूलम। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि आपको Mg2+ का कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना है? ई नॉट सेल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है।
तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना दो। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम आप में क्या होगा डायग्राम? डायग्राम बना दो। अब मेरे पास mg है, तो mg को किधर साइड रखना होगा मुझे, एनोड में या कैथोड में? सर एनोड में है ना? एनोड में, वेरी गुड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सर आप क्यों डायग्राम, रखना होगा एनोड में? हाँ क्या बोल रहे हो? सर एनोड में क्यों रखेंगे हम इसे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर है। तो रीज़न बता चुका हूँ, सब चीज़ डिस्कस हुआ है। यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ MgSO4, यहाँ H2 गैस, यहाँ यहाँ H प्लस, H पॉजिटिव आयन। हाँ एक्वस। यहाँ लिख दो एनोड हाफ सेल, यहाँ लिख दो कैथोड हाफ सेल। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बना दो यस सर। और वोल्ट मीटर लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद लिख दो कि Mg2+ का कैसे निकालेंगे। तो उसमें लिख देना होगा, सेंटेंस में लिख दीजिएगा कि हम Mg को रॉड को Mg2+ के सॉल्यूशंस में डिप करेंगे, इट विल फॉर्म एनोड हाफ सेल। देन H2 गैस इज डिप्ड इन H+ सॉल्यूशन, इट विल फॉर्म कैथोड हाफ सेल। उसके बाद फिर आपको डेफिनेटली वो लिख देना है, एनोड में क्या इक्वेशन हो रहा है। एनोड में इक्वेशन हो रहा है Mg सॉलिड गिव्स Mg2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड में क्या इक्वेशन हो रहा है, तो कैथोड में आपका रिडक्शन हो रहा है, मतलब H+ जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, 2H+ जा रहा है H2 गैस में। ठीक है, दोनों को फिर प्लस करके दिखा दो, ये हो जाएगा Mg सॉलिड प्लस 2H+ aqueous gives Mg2+ aqueous प्लस H2 गैस। ओके, और फिर इसके बगल में आप लिख देना कि इसका जो E0 होगा वो होगा E0 Mg से Mg2+। ठीक है, और इसका जो E0 होगा वो होगा E0 H+ से H2। और फिर लास्ट में लिख देना ऐसे करके, E0 सेल जो होता है सर वो होता है E0 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, Mg से Mg2+, और रिडक्शन किसका हो रहा है सर, तो E0 H+ से H2। सर हम इसे ई एनोड प्लस ई कैथोड भी तो बोल सकते हैं। ई एनोड प्लस ई कैथोड भी बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। E0 एनोड भी बोल सकते हैं, प्लस E0 कैथोड भी बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका से बता दूं, आप इसको E0 ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, बस इतने तरीके भी ना बताओ। प्लस E0 रिडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं, फिर यहाँ लिख देना होगा, आपको पता है ना कि अज्यूमिंग E0 H+/H2 इक्वल्स टू 0 वोल्ट। तो यहाँ E0 सेल जो होगा, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा, वो होगा E0 Mg से Mg2+। ये आपका यहाँ आंसर ख़त्म होता है। ऐसे आप निकालोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg से Mg2+। सो टुडे नर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपका नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो मैजिकल इक्वेशंस है डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF E0 सेल, इसका यूज़ करूँगा मैं उसको डिराइव करने के लिए। ठीक है, और आई थिंक डेल्टा G0 क्या होता है वो आपको पता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है। सब क्लियर है ना। फैराड स्टैंडर्ड गिब्स, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े थे ना। यस सर, जब भी तो पता है। चलिए ये लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड
और ई नॉट F सेल तो करके आप जानते हो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल, ठीक है। और एफ भी आप जानते हो फैराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू लिख दी आपने 96500 कूलम। फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। वेरी गुड। अब आगे पढ़ते हैं अपन, नर्स इक्वेशन को डिराइव करते हैं। लेट कंसिडर, लेट अस कंसिडर, let us consider a general chemical reaction, general chemical reaction। मान के चलिए मेरे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका QC निकालने मैंने आपको बता दिया था ना, QC होता है C⁻C। सर कल आपने लगी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताए थे, अल्फा ए प्लस बीटा बी। हाँ, तो उसको चेंज करके मैं अल्फ़ा अल्फ़ा हटा दे रहा हूँ, सिंपल भाषा में लिख दे रहा हूँ सर अब वो काटना पड़ेगा। D⁻D। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उसको भी रहने दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन, ये हो गया मेरे पास रिएक्शन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में आपने ये बहुत फेमस इक्वेशन पढ़ा होगा, गिब्स एनर्जी का, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln ऑफ QC। ये इक्वेशन आपने पढ़ रखा है। यस सर। चलिए, अब क्योंकि मैंने आपको मैजिकल इक्वेशन बता रखा है, डेल्टा जी को आप कैसे लिखोगे? डेल्टा जी को आप लिखोगे -NF ई सेल, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है तो ई के ऊपर भी मैंने नॉट नहीं लगाया। इज इट क्लियर? अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा -NF ई नॉट सेल, क्योंकि नॉट था इसलिए नॉट लगा दिया, और ये हो जाएगा RT ln ऑफ QC। मैंने पहले लिख दिया तो मैं QC को वैसे ही लिखूँगा। ओके, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है ना? अब क्या कीजिए आप, अब क्या कीजिए कि ओवरऑल जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बना है ना, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दीजिए। तो लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाई NF, N इंटू F से डिवाइड कर दीजिए। तो N इंटू F से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? -E सेल इक्वल्स टू -E नॉट सेल, आएगा कि नहीं आएगा? NF कट गया, प्लस RT बाई NF ln ऑफ QC। इज इट क्लियर? कोई परेशानी? अब क्या करोगे आप कि पूरे के पूरे इक्वेशन को -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। कोई परेशानी? RT यहाँ पे NF एक सेंटेंस लिख दो, क्या करा आपने? लिख दूंगा, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाई -1, ये मैंने किया है। ये वाले इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो हमारा नीचे वाला इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। हम लोग ने E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल -RT बाई NF ln ऑफ QC तक निकाल लिया है, ठीक है।
और आपको मैंने बता रखा है कि यदि मेरे को ln को चेंज करना है लॉग में तो कहीं ना कहीं मेरे को 2.303 से इंटू करना है, वही होता है ना। यस तो सर। मेरे पास इक्वेशन आ चुका है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल सेल माइनस माइनस ऑफ आर आर टी बाई एन एन एफ एफ एल एन ऑफ एल एन क्यू सी है। अब ये क्यू एल सी। एन को चेंज करना है लॉग में, तो आप क्या करोगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2.30 एन एफ इंटू 2.303 2.303 लॉग। लॉग ऑफ क्यू सी। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब होता क्या है, एक्चुअली में आपका नर्स्ट इक्वेशन यही है, एक्चुअली में नर्स्ट इक्वेशन यही है। बट क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम टेम्परेचर हमेशा आपको 25 डिग्री सेल्सियस देगा, हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में चेंज करोगे 298 हो जाएगा। ठीक है, और एफ़ की वैल्यू भी है, वो भी कांस्टेंट रहेगी 96,500, ये चेंज नहीं होने वाली। और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, जो कि इस केस में आपका 0.0821 वाला लेना है, 0.0821 लीटर वाला। ठीक है, लीटर एटीएम वाला, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूनिट। अब देखिए, समझिएगा बात को, ये तीनों आर की वैल्यू, टी की वैल्यू एंड एफ की वैल्यू यदि आप पुट कर देते हो, ये तीनों की वैल्यू आप पुट कर देते हो और उसको इनटू कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपको सॉल्व करने से ये आ जाता है, जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। उसको सॉल्व करने पर 0.059 आता है, उसको मैंने लिख दिया, और वो हो गया लॉग ऑफ। अब मान के चलिए वो जनरल इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, तो लॉग ऑफ क्यू सी लिखा। अब मैंने जो जनरल इक्वेशन क्यू सी का लिखवाया था उसको यहाँ लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन। क्या लिखवाया था, लॉग ऑफ क्यू सी का सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। तो ये आपका ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। यही है आपका नर्स्ट इक्वेशन, जो कि जिससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें है क्या क्या वो लिखवा देता हूँ, देखिएगा। ई सेल का मतलब है, ई सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन का यदि मेरे को सेल पोटेंशियल निकालना है तो वो है। और ई नॉट सेल का मतलब आपको पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, और एन की वैल्यू तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हो, तो ओवरऑल रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कटेगा ना, जिसको आप काटते हो वही इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, 0.059 एक कांस्टेंट है, सी टू द पावर सी, तो निकाल लोगे। चलिए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन, राइट डाउन। Calculate the EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. किसी भी सेल का EMF आपको निकालना है जो सेल दिया हुआ है, in which the following reaction takes place. The following reaction takes place. रिएक्शन आपको दिया हुआ है Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, जिसकी मोलैरिटी भी दी गई है आपको 0.002 कैपिटल M
ये दे रहा है, ये जा रहा है Na2+ में, जिसकी मोलारिटी आपको दी गई है 0.160 m और +2 Ag सॉलिड में ये रिड्यूस्ड हो रहा है। एक चीज़ और दी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि है इस पूरे के पूरे सेल का E0 सेल आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दिया हुआ है, आपका काम इजी कर दिया। 1.05 वोल्ट आपको दिया हुआ है। ओके, सिंपली नर्स्ड इक्वेशंस आपको लिखना है, ठीक है, और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट अच्छी तरह से क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको लिखिए और फिर ट्राई कीजिए। तो जब भी नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन आपको आता है तो सबसे पहले आप क्या करो, आप रिएक्शंस लिखो, आप एनोड का रिएक्शंस लिखो कि एनोड में क्या हो रहा है, और फिर आप कैथोड में क्या हो रहा है उसका रिएक्शंस लिखो, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर्टिकुलर सेल में। चलिए, तो एनोड में बताइए मुझे किसका किसका ट्रांसफ़र हो रहा है। Ni से Na2+, तो Ni सॉलिड से ये जा रहा है Na2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी मोलैरिटी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन किसका हो रहा है 2Ag+ से 2Ag, तो यहाँ लिखो 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये 2Ag सॉलिड में रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, अब फिर दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, मतलब n की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ तक लिख दिया आपने। और ये दोनों इक्वेशंस को फिर प्लस करके एक साथ लिख दो, नाइस सॉलिड +2Ag+ aqueous gives Ni2+ aqueous +2Ag। क्लियर है, इस तरह से लिख दो। अब मान के चलिए क्वेश्चन में आपको E0 सेल दिया हुआ था तो आपका काम इजी हो गया। मान के चलिए E0 सेल नहीं देता तो आप यहाँ E0 एनोड की वैल्यू लिखते, यहाँ E0 कैथोड की वैल्यू लिखते और दोनों को प्लस कर देते, तब जाके E0 सेल आ जाता। क्लियर है, कोई परेशानी? तो आपको एक काम जो है वो आपकी मेहनत को कम कर दिया क्योंकि E0 सेल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब डायरेक्टली आपको नर्स्ड इक्वेशन लगाना है, लिखिए नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन। ये जो 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 कटता है ना, जो इलेक्ट्रॉन, वही n की वैल्यू होता है। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दैट रिएक्शन, तो जो भी इलेक्ट्रॉन कटेगा बस उसी को n की वैल्यू मान लेना है। 6 कटेगा तो 6 मान, 2 कटेगा तो 2 मान। तो नर्स्ड इक्वेशंस आपको पता है कि E सेल जो होता है इक्वल्स टू E0 सेल -0.059/2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, और लॉग ऑफ 91 लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं। लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में कौन सा कंसंट्रेशन, सिर्फ एक्वस वाला लिखना है आपको, तो लॉग ऑफ Ni2+, तो लिखना है यहाँ पर लॉग ऑफ Ni2+ का कंसंट्रेशन, उसके आगे में कुछ है क्या, नहीं है, 1, तो टू द पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा Ag+ का पावर कितना है, आगे में कोएफिशिएंट्स कितने हैं, तो Ag+ टू द पावर 2। कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। चलिए, बस वैल्यू सब पुट करना है आपको। तो हमको ई सॉल्व निकालना है। E0 सेल कितना दिया हुआ था हमें 1.05, तो 1.05 माइनस, इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0.06 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 0.06/2 लॉग Ni2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है नवाज, Ni2+ का कंसंट्रेशन 0.160, और Ag+ का कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी गई है 0.002, 0.002। ओके, बस इसको आप सॉल्व करना है। सर यहाँ पे और यहाँ स्क्वायर, 0.0591 आया था ना, जहाँ पे ये लिख दिया आपने 0.06। हाँ, मैंने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 0.06 लिख दिया, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा 1.05
ये हो जाएगा 0.03 कट के, और ये हो जाएगा log ऑफ 0.160 बाई 0.002 इंटू 0.002, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, इसीलिए मैंने 0.002 को 2 टाइम्स लिख दिया। ओके, इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।